हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूटेट की इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में कल आपने देखा 2023 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस के क्वेश्चन देखे 30 क्वेश्चन। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ईवीएस 2022 के 30 क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि यूटेट या फिर सीटेट देने में प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इस सीरीज़ को आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो सीरीज़ को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन है आज का, आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, आपदा प्रबंधन जो होता है वो आता है आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती हैं। ऐसी सूची होती है जिसमें जो विषय जो है किसके अंतर्गत काम करने होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लिस्ट होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल की डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और आपका स्टेट के अंतर्गत क्या है, स्टेट पॉलिसी में जो स्टेट में कुछ रिफॉर्म वगैरह करने हैं वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसमें स्टेट भी अपने डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल भी अपने डिसीजन ले सकती है, वो कॉमन लिस्ट होती है, ठीक है, दोनों की। तो वो समवर्ती सूची है जिसमें आपदा प्रबंधन जिसका एक टॉपिक है, ऐसी इसका एक टॉपिक एजुकेशन भी आता है, ठीक है। सेंट्रल वाले अपने नियम बना सकते हैं उसके लिए और स्टेट के लिए अपने नियम बना सकते हैं समवर्ती सूची के तहत, ठीक है। इसका राइट आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में छात्रों के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, आपको क्या लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कोई पेड़ नहीं उग सकते। निश्चित रूप से यह किस अधिगम संकेत की उपलब्धि को दर्शाता है, ठीक है। प्राथमिक, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रकार के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। आपने एक उत्तर प्राप्त किया, प्रश्न क्या था बच्चों से, आपको क्या लगता है कि रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है। बच्चों ने इसका जवाब दिया, तो ये किस तरीके के अधिगम को दर्शाता है, पूछताछ, स्पष्टीकरण, वर्गीकरण और प्रयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी। क्योंकि बच्चों को पता होगा कि रेगिस्तान में क्यों पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है, उनको एक्सप्लेनेशन जानते हैं उस चीज़ का, तो तभी वो उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123। राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वन संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेना, समूह चर्चा, ठीक है। जो सबसे बढ़िया है आपका ऑप्शन ए, आप उस चीज़ को फील्ड में एक्टिविटी के तौर पे वो कर रहे हो, बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हो और उसका पालन पोषण करने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हो, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सॉरी इसी क्वेश्चन में आपदा प्रबंधन किस सूची में आता है, तो अब दोबारा पूछ दिया कि आपदा प्रबंधन का संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में आपका संस्थान स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्ग क्या है, इको मार्ग संबंधित किससे है, निर्यात वस्तु पर, आयातित वस्तु पर, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु पर, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं जो होती है उन पर इको मार्क लगाया जाता है, ठीक है। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई, ठीक है। कहाँ से उद्भूत हुई, पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो से, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर वार्ता। इसका राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित है। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो ऑब्वियस सी बात है कि धान का खेत जो है मानव द्वारा निर्मित होता है, जिसे कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पिछली बार आया था मिलान करने के लिए, इससे पहले आया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अंटार्कटिका मरुस्थल का दूसरा नाम, अंटार्कटिका मरुस्थल को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत में 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है कि आप ही के राज्य से बिलोंग करता है वो, जिसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। 1936 में पहला जो है नेशनल पार्क था ये, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 131। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पर सभी पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है।
तो इस प्रकार जो हम हमारे घर में नहीं है, ठीक है, जो ऐसे जानवरों के चित्र देता है जो हमारे घरों में नहीं है। और तो इस प्रकार का क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह करना। ठीक है, डाटा सा इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी सृजनात्मकता होगी, अवलोकन होगा और वर्गीकरण इसका होगा। ठीक है, तो 1 2 3 किसमें आपका 1 2 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए योजना का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करने के लिए सिखाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सिखाया जाता है। तो इसका मतलब है बच्चों को सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती है? कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसमें से कौन सा जल संरक्षण का कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों आपका क्या करते हैं? कृषि में जल संरक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत सबसे पहले शुरू हुई थी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? ठीक है, कौन सा जीवाणु जो है वो जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? तो कोलीफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जल प्रदूषण में सूचक के रूप में काम करता है, कोलीफॉर्म। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सींचे संचालित होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो कौन सा पोषक तत्व है, जो कौन सा पोषक चक्र है जो सीधे संचालित होता है पूछा? इसका राइट आंसर हो जाए सूर्य के प्रकाश में कार्बन चक्र होता है जो, ठीक है, कार्बन साइकिल होती है, वो सबसे पहले सीधे संचालित होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन परिस्थिति अनुकूल है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्के से भी बनता है। जो इसका जो सही कथन नहीं है पूछा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, जो बायोफ्यूसल होते हैं आर दे कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। ये आपका बी गलत हो जाएगा, तो मतलब फिलहाल इसके लिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभावित माना जाता है? ठीक है, अब वैसे नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे ज़्यादा बढ़िया स्रोत क्या है? वो सौर शक्ति है। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं तो लघु जल विद्युत शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य से सबसे, क्योंकि क्वेश्चन में भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लघु जल विद्युत शक्ति परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम, एंजोला, यूरिया, पोटेशियम। एंजोला जो है वो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो अम्ल जो एसिड रेन होते हैं उसमें H2SO4 सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, H2SO4 140 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने वाली सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्य पुस्तक द्वारा सिखाना, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किससे कहानियाँ? तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा जोड़ने के लिए वैसे तो अगर इसमें एजुकेशनल टूर होता तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में अगर एजुकेशनल टूर नहीं होता है तो उसके बाद जो सबसे इफेक्टिवली होती है वो नैरेटिव्स होते हैं। नैरेटिव्स मतलब किससे कहानियाँ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 141 का। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री में कुछ वस्तुएं उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। रद्दी सामग्री में से निम्नलिखित में से यह कथन शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, वो रद्दी का यूज करके कुछ यूजफुल वस्तुएं बनाने को कह रहे हैं, तो इसमें से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि नहीं है पूछ रहा है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय निकालने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी के संबंध में उस चीज़ का उद्देश्य जो है वो क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का विकास करना हो सकता है। ठीक है, जो यूज वस्तुएं उनका पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण भावना में संकल्पना हो सकती है। बिल्कुल, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये तीनों उद्देश्य हो सकते हैं, जबकि ऑप्शन ए नहीं होगा कि
आपको निकालना है कि कौन बच्चा निर्णय लेना है कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों के संबंध में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना चाहती है। उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहां बहुत सारे फूल हैं, प्रोजेक्ट पर इनके चित्र दिखाए, ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाए, ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखे और छात्र को अपनी नोटबुक पर लिखने के लिए कहें। बिल्कुल 3 के नीचे के 3 गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको सबसे बेस्ट लर्निंग जो है आपका एक्टिविटी है वो क्या है? बच्चों को फील्ड पे ले जाना, ठीक है। तो फील्ड पे ले जाना सबसे बेस्ट एक्टिविटी मानी जाती है। तो इसमें भी बगीचे में लेकर फूलों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाए, उनके बारे में बच्चों को खुद अवलोकन करने दो, तो ये बिल्कुल बेस्ट मेथड मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 144, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का महत्व क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना, लिखित व प्रायोगिक में A+ ग्रेड प्राप्त करना और विज्ञान की शिक्षा में भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए किस? कस्तूरी रंगन समिति। ये देखिए, ये आपका NEP 2020 के लिए थी, ठीक है। जो फिलहाल इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। कि कस्तूरी रंगन समिति जो थी NEP 2020 के लिए जो समिति बनाई गई थी वो थी कस्तूरी रंगन समिति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य भी आता है, DPSP के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके अंतर्गत भी आता है, और DPSP के अंतर्गत भी आता है, और 7th शेड्यूल के अंतर्गत भी आता है। तो ऑप्शन तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, A, B, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 146 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो किस तकनीक द्वारा किया जाता है जो बीजों को सेव किया जाता है? तो इसकी जो तकनीक है वो तरल नाइट्रोजन गैस में कोई चीज़ खराब नहीं होती, लिक्विड नाइट्रोजन में इनको सेफली रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं, ये देखिए ये पिछले पेपर में आया हुआ है, वो कहलाती है स्थानिक प्रजाति, ठीक है। जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है वो कहलाती है स्थानिक प्रजाति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में किस परत में वर्षण आधी बादल गरजने की बिजली की चमक आदि होती हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का आज का, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, जैविक कचरा भरा हुआ है उस नदी में क्या परिणाम होंगे? जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या, देखो बढ़ेगी नहीं जनसंख्या, ऑब्वियस बात है जलीय जीव, क्योंकि आप उसमें कचरा भर रहे हो नदी नालों में, तो उनकी संख्या घटेगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। जैव निम्नीकरण पोषक तत्वों के कारण मछली का बड़ा उत्पादन, मछली का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कचरे से जब वो पानी के साथ घुलेगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो मछलियों की मौत हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे EVS 2022 के यूटेट के फर्स्ट पेपर के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेशन देता है इन सब चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।